हरियाणा में बिजाई 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसकी सिफारिशों के अनुसार। और इसमें बहुत सी किस्में हैं हमारी DBW 187, 222, 327 और PBW 826 इत्यादि किस्में हैं जो ज़्यादातर किसान लाई करते हैं। 2968 जो HD 2968 वैरायटी थी उससे अब किसान पीछे हट रहे हैं और हम भी उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पिछले कुछ सालों में बीमारियां देखी गई है और वो एक बड़ा मोनोकल्चर हो गया था उस वैरायटी का कि ज़्यादा लोग बिजाई करने लगे थे। लेकिन अब एक मिक्स वैरायटी जितनी भी किस्में हैं किसान लगाने लगे हैं और इनका बेनिफिट्स भी है कि एक किसान यदि 10 एकड़ उसको लगाना तो एक ही वैरायटी ना लगाए, अलग अलग वैरायटी लगाए, ताकि यदि कोई बीमारी आती है तो वो एकदम से एक वैरायटी में ना आए। तो मोनोकल्चर वैरायटी का नहीं होना चाहिए, हेट्रोजेनियस ग्रुप होना चाहिए वैरायटीज का, जो भी किसान इसको लगाते हैं। और वही है हमारा, अगर 75 में जाएंगे 50 किलो सीड लगेगा प्रति एकड़। और अभी अगेती जो बिजाई हमारी 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, किसान जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, इसमें 40 किलो प्रति एकड़ आप बीज का प्रयोग कर सकते हैं। बीज हमारी सरकारी संस्थाओं पर 1200 रुपया प्रति बैग 40 kg वो उपलब्ध है। जितनी भी किस्में मैंने अभी बताई हैं इन सब का बीज वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें, 1-2 साल छोड़कर बीज बदली जरूर करें। इससे हमारा जो वैरायटल कंपटीशन है वो बना रहता है और नए बीजों का जमीन में आप बदल बदल के बीजेंगे तो उससे हमारी पैदावार भी अच्छी होती है और बीमारियों का भी रोकथाम बनी रहती है, क्योंकि एक वैरायटी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है तो उसका आपस में कंपटीशन भी बना रहता है और एक अच्छी पैदावार ये किस्मों से मिलती है। जहाँ तक मैं खादों की बात करूँ तो मैं सलाह दूंगा किसानों से कि वो अपनी जमीन की टेस्टिंग जरूर कराएं, मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच उपरांत जो भी खाद उस रिपोर्ट में बताया जाता है, जो भी आप बिजाई करना चाहते हैं कणक की या दूसरी किस्मों की, सॉरी फसलों की अलग से, उसके अनुसार ही डालें। ज्यादातर 1 बैग DAP और NPK का प्रयोग करेंगे तो 1.5 बैग NPK डालें आप, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि NPK में पोटास साथ में मिलता है एडिशनल, और पोटास से हमारे पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, तना मजबूत होता है और दाना मोटा होगा और वेट भी ज्यादा होगा। और जो कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आती है, देखने में बीमारियां आ जाती है या फिर ज्यादा बारिश हो जाती है, तो जिस फसल में NPK डाला होगा खेत में तो वहां पर ये गिरने की समस्याएं बहुत कम रहती है, क्योंकि तना मजबूत होता है, उसकी जड़ों का फैलाव भी ज्यादा होता है पोटास जहां मिलता है। तो पोटास का प्रयोग जरूर करें, साथ में 10 kg जिंक जरूर डालें बिजाई के समय पर। और देखा गया कुछ एरिया में काफी किसान अब समझने लगे जो इन सिटू मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी पराली को जमीन में दबा रहे हैं, तो उससे 1-1.5 एक इसमें यूरिया प्रति एकड़ कम यूरिया की खपत होने लगी है। तो एवरेज मैं कहूंगा 2 बैग प्रति एकड़ यूरिया ही डालें, 2 या 2.5 पे से ज्यादा बिल्कुल भी ना डालें। कहीं देखते हैं 3 बैग डाल रहे हैं, 3.5 डाल रहे हैं, 4 तक भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो ज्यादातर अभी जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का काम चल रहा है कि पराली को काट के, पीस के, तोड़ के, मरोड़ के जमीन के अंदर ही दबाएं, और जो ऐसा दबाएंगे तो खाद के रूप में वो परिवर्तित होगा। और यदि भारी बारिश हो जाती है और पानी जब उसकी जमीन में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा और हमारी जो कणक है बिल्कुल नहीं गिरेगी, तो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का समय है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट करें। सुपर सीडर की सहायता से आप कणक की बिजाई करें और समय रहते जो प्री इमरजेंस आपको खरपतवारों को करना है वो भी जरूर करें, और उसके बाद 21 दिन पे पहले पानी लगाना है वो आप समय पर लगाएं, 18 से 21 दिन पे। और जैसे ही 2 या 3 पत्ती हमारा खरपतवार लगता है आपको उग आया है प्री इमरजेंसी की एप्लीकेशन के बावजूद भी, तो उस पर तुरंत आप स्प्रे करें। यदि उससे आगे जाएंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगी, तो फिर आपको बार बार दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक अहम बात, हमारी लूज स्मट, करनाल बंच और फ्लैग स्मट बीमारियां हैं, करनाल बंच, लूज स्मट, फ्लैग स्मट, इनको रोकथाम के लिए आप बीज उपचार जरूर करें। रैक्सिल दवाई से करें, बेविस्टीन से करें, अन्य जो भी दवाइयां हैं 40 ग्राम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगती है दवाइयां, इनका जरूर करें। बेविस्टीन लगेगी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगेगी, इनका बीज उपचार जरूर करें। इससे क्या होगा आपका कि आपके खेत में ये जो तीनों मैंने बीमारियां बताई ये नहीं आएंगी और आपकी फसलें बहुत हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी।
इसका आप जरूर ख्याल रखें बिजाई से पूर्व। वो लगा लें अच्छे से लगा के और छाया में सुखाए, गिला कल्चर भी लगा सकते हैं आप, जब राइजोबियम कल्चर लगाना वो भी लगा सकते हैं। तो जो चाहते हैं उनसे क्या है हमारी जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है जमीन में बढ़ती है और जो न्यूट्रिएंट्स है पौधों को इजीली उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए। 25 अक्टूबर से जैसे बिजाई स्टार्ट होगी आप अपनी तैयारी अभी से करें, बीजों का अच्छे से चुनाव करें, उन पर दवाइयों का प्रयोग जरूर करें, बीज उपचार जरूर करें और बीज उपचार पर जो संतुलित खाद डालने के लिए बताए जा रहे हैं उतने ही डालें, अंधाधुंध खाद बिल्कुल ही ना डालें। जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट में बताए गए हैं जमीन की, सॉइल हेल्थ कार्ड में बताए गए हैं उसके अनुसार ही डालें और सिंचाई बिल्कुल सही समय पे करें। तो सर सुपर सीडर की अगर बात करें, अगर सीधी ही बिजाई करते हैं तो फसल अवशेष प्रबंधन भी होता है, गेहूं की बिजाई भी करते हैं, बेनिफिट रहता है किसानों को। हाँ देखिए ये इसको हम इन सिटू मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी यथावत प्रबंधन, जहां से वो स्टब्बल निकला उसको वहीं पर दबा देना। तो सुपर सीडर हमारी ऐसी मशीन है, ये 3 काम साथ साथ करती है। एक तो प्रोटेक्ट करती है फसल को, जमीन को, और साथ ही जितना स्टब्बल है उसको काट के अंदर मिला देती है और साथ ही साथ इसमें एक मशीन ड्रिल भी लगी है, साथ साथ वो बिजाई भी कर देती है और प्रॉपर डेप्थ पे करती है। और इसका बहुत बड़ी बेनिफिट है। और इसमें जहाँ पानी आएगा भारी बारिश का या फिर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता और इससे जड़ों का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़मीन भुरभुरी हो जाती है और जड़ों को फैलने में अच्छी सहायता मिलती है। केंचुओं का भी ज़्यादा फैलाव हो जाता है, केंचुए ज़्यादा पनपते हैं ऐसी ज़मीन में, क्योंकि केंचुओं को बढ़ने के लिए स्टबल्स की ज़रूरत होती है, यानी अवशेषों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और केंचुआ हमारा बहुत अच्छा मित्र है। जिस खेत में जितने ज़्यादा केंचुए होंगे तो वहाँ पर यदि भारी बारिश हो जाती है तो फसलों को नुकसान नहीं होता, पानी नीचे लीच डाउन हो जाता है। मैं डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र।